हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और मैं लगातार आपको जो है इस पर लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं स्टूडेंट, या दे रहा हूं। आज स्टूडेंट पिछले लेक्चर्स में हमने मोनोटोनिक फंक्शन शुरू किया था और हमने डेफिनेशन बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। और साथ में हम मतलब आप ये कह सकते हो कि मोनोटोनिक फंक्शन का टेस्ट जो है विथ द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के टेस्ट के द्वारा, डेरिवेटिव के द्वारा आप कैसे टेस्ट करोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक मेथड का हमने प्रयोग किया था। वहां हम पिछले लेक्चर्स में जिस मेथड्स का हमने प्रयोग किया वहां हमने डिफरेंशिएशन का जो आप कह लो कि जो डिफिनेशन था, उस डिफिनेशन से बनने वाला जो फॉर्मूला था उसका यूज करके हमने आपको दिखाया था स्टूडेंट। आज हम उसी स्टेटमेंट का एक थ्योरम्स लेते हैं। अब उसी स्टेटमेंट को जो लास्ट में हमने प्रूफ किया था स्टूडेंट, वहां एक आपके पास में थ्योरम्स के रूप में स्टेटमेंट को लिखा जाता है कि लेट द फंक्शन f इज द कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b। मतलब फंक्शन जो है स्ट्रिंग, फंक्शन जो है f जो है स्ट्रिंग, वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, पहला स्टेटमेंट, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ये। तो पहला कंडीशन कहता है कि f इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, क्लोज्ड इंटरवल a to b। और यहां स्टूडेंट जो है लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो इन, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो इन आपके पास ओपन इंटरवल a to b। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और कैसे इस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करेंगे। हम इसकी प्रूफ की बात करते हैं स्टूडेंट। प्रूफ में हम क्या करते हैं कि यह जो इंटरवल है, इस इंटरवल से हम दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, दो पॉइंट, एक x1 और एक x2, दो पॉइंट हम सपोज करते हैं। लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a to b, ऐसा मान लेते हैं। और साथ में ये मान लो कि x2 आपके पास में ग्रेटर देन x1 है, ये भी मान लेते हैं। अब देखिए ये हमने सपोज कर लिया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के कंडीशन को हम दिखाएंगे। हम यहां से ये स्टेटमेंट को गिवन लेते हैं कि f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन जीरो इन ओपन इंटरवल a to b, और हम यहां शो करेंगे कि f इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। चलिए तो हम क्या करते हैं, एंड गिवन लेते हैं स्टूडेंट, गिवन कंडीशन लेते हैं कि f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन जीरो इन ओपन इंटरवल a to b, इन ओपन इंटरवल a to b में यह स्टूडेंट आपका है, ये गिवन है, दिया हुआ है। अब हम स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, बाय लैग्रेंज थ्योरम्स, बाय लैग्रेंज थ्योरम्स या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स, अगर पूरा लिखना चाहते हो, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होगा कि आप ये दोनों, इस इंटरवल का पॉइंट है, अगर इसे हम एक इंटरवल बनाएंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट C उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है स्टूडेंट, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b,
और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। जब फंक्शन कंटिन्यूअस उसी इंटरवल में है, मैं क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में है, और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी में है, तब ऐसी स्थिति में लैग्रेंज थ्योरम एग्जिस्ट करेगा। और तब लैग्रेंज ने ये बताया, लैग्रेंज थ्योरम से ये बताता है कि उसके इंटरवल के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जहां की क्या होगा स्टूडेंट कि एफ डेरिवेटिव ऑफ सी जो है एफ बी के जगह पर आप x2 ले लीजिए माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा। आप चाहो तो पूरी बात को लिख लेना, यहां हम लिखे नहीं है, आप लिख सकते हो कि C जो है एक क्रिटिकल पॉइंट है जो इस दोनों के बीच एग्जिस्ट करता है। चलो यही लिख लेते हैं, C क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है जो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट लैग्रेंज ने बताया था, उसी C को हमने यहां लिया है। अब यहां से आप एफ x2 माइनस एफ x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एफ प्राइम ऑफ C हो गया। अब देखो यहां से हमने x2 को तो पॉजिटिव माना है x1 से, तो ये तो पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट। और यहां से जो C है वो C भी क्या है, हमने गिवन लिया है कि डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका अर्थ हो गया कि एफ x2 माइनस एफ x1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा भाई, तो आप ब्रैकेट में लिख लो, x2 ग्रेटर देन x1 का कंडीशन लिए हैं और एफ प्राइम ऑफ x आपके पास पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा x पर ही पॉजिटिव है, तो C पर भी पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो फाइनल यहां से रिजल्ट आ गया कि एफ x2 इज ग्रेटर देन, हमारे पास रिजल्ट आ गया एफ x1। अब किस कंडीशन में आ गया, जब x2 ग्रेटर देन x1 है, जब x2 ग्रेटर देन x1 है तो इस कंडीशन में यह आ गया स्टूडेंट। मतलब आप लिख सकते हो क्या रिजल्ट आया कि एफ x2 माइनस ग्रेटर देन एफ x1 होगा। कब होगा, जबकि कंडीशन ये होल्ड करेगा, या पूरा ही स्टेटमेंट डाल देते तो ज्यादा बढ़िया था। ये गिवन स्टेटमेंट लिए थे x2 ग्रेटर देन x1, रिजल्ट आ गया एफ x2 ग्रेटर देन एफ x1, ये रिजल्ट आ गया स्टूडेंट। अब साथ में यहां x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी से। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारे पास, ये कंडीशन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का है। मतलब हम कह सकते हैं कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये ए बी इंटरवल से आपने 2 पॉइंट x1 x2 लिया और हमने लेट कर लिया कि x2 आपका ग्रेटर देन x1 है। हम डिफरेंशियल पर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये गिवन कंडीशन ले रहे हैं स्टूडेंट और ये प्रूफ करना चाहते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तब ऐसी स्थिति में हमने क्या किया कि 2 पॉइंट लिया x2 और x1 लिया। x2 को हमने ग्रेटर देन x1 लिया। कल के डिफरेंशियल को याद कीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिफरेंशियल नहीं था। x2 ग्रेटर देन x1 implies f x2 greater than f x1 for all the x1 x2 belongs to open interval a to b। तो हम बस यहां से कंडीशन से लेकर चलना चाह रहे थे कि इस कंडीशन से लेकर चले और डिफरेंशियल तक हम पहुंचे। इसके लिए हमने क्या किया कि x2 ग्रेटर देन x1 वो पॉइंट को मान लेते हैं। कंडीशन गिवन है कि f प्राइम ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पूरे इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। तो बाय लैग्रेंज मीन थ्योरम्स लगा दिए, क्योंकि गिवन था, स्टेटमेंट था कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में और फंक्शन साथ में डिफरेंशिएबल है। जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ क्लोज्ड इंटरवल में और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल में स्टूडेंट, ऐसे ही लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लैग्रेंज ने कहा था कि कम से कम एक सी, दोनों के बीच में कम से कम एक सी तो जरूर होगा जहां की डेरिवेटिव उस पॉइंट पर का डेरिवेटिव जो है, और यहां से x1 x2 लिए हैं तो f x2 माइनस f x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। और जब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, यहां चूंकि ग्रेटर देन रखे हुए हैं
कि x2 ग्रेटर देन x1 है तो ये पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, और यहां से जो देख रहे हो कि ये जो प्राइम f प्राइम ऑफ x है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो फाइनल पॉजिटिव हो गया, मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया fx2 ग्रेटर देन fx1। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। मतलब कि अगर आप ये कंडीशन लेते हो, ये कंडीशन लेते हो कि f प्राइम ऑफ x जो है पॉजिटिव होगा, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आप f प्राइम ऑफ x पॉजिटिव होगा किस कंडीशन में, जबकि कंटिन्यूअस, चलो डिफरेंशिएबल ही डायरेक्ट बोलो ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ठीक इसका कंडीशन अपोजिट है इसमें। चलिए अब ये आप फर्स्ट मान लो, अब इसके सेकंड पार्ट को देखो, यही हो जाएगा। अब तो आप पूरे स्टेटमेंट को समझ चुके हो। अब इसमें गिवन क्या ले लो, गिवन ले लो आप कि f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 इन ओपन इंटरवल a टू b, ऐसा गिवन ले लो। अब क्या करो कि उस पर भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स लगाओ बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम f प्राइम ऑफ c इक्वल टू, चलो x2 और x1 लिए थे, fx1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहां से फाइनल रिजल्ट आ गया fx2 माइनस fx1 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c इंटू x2 माइनस x1। देखिए यहां से ये तो सपोज किया हुआ है कि x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, ये पहला कंडीशन आप यहां से ले लो, ये कॉमन है सभी के लिए। तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, और ये डेरिवेटिव इसका जो है स्टूडेंट वो निगेटिव दिया हुआ है, मतलब यहां से f प्राइम ऑफ c जो है निगेटिव है और x2 माइनस x1 आपके पास पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो fx2 जो है माइनस fx1 जो है वो फाइनल निगेटिव आ जाएगा, मतलब fx2 जो है स्टूडेंट माइनस fx1 जो है, या आप यहीं से कर लो लेस देन 0 हो गया। तो देखो यहां से कंडीशन लिए थे कि x2 ग्रेटर देन x1, कंडीशन लिए थे हम लोग कि x2 ग्रेटर देन x1, और रिजल्ट के रूप में मिल गया fx2 लेस देन fx1। इसका मतलब कि f जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है स्टूडेंट, इस कंडीशन में f जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसकी कांस्टेंट फंक्शन की भी बात कर सकते हो। अब नंबर थर्ड के लिए स्पेस थोड़ा सा हमारे पास यहां बचा हुआ है, चलो यही दिखा देते हैं आप। थर्ड में क्या है कि आपका डेरिवेटिव 0 है। थर्ड में आपके पास में अब गिवन ले लोगे कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल a टू b। अप्लाई करोगे बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम, ये जैसे ही आप मीन वैल्यू थ्योरम्स अप्लाई करोगे f प्राइम ऑफ x fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि 0 है स्प्लिट, डेरिवेटिव 0 है तो c पर भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा fx2 माइनस fx1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ गया fx2 माइनस fx1 या इक्वल टू fx1, तो x1 और x2 पर दोनों फंक्शन का वैल्यू बराबर है स्टूडेंट, इसलिए ऐसा जब कंडीशन होगा इसका मतलब कि f जो होगा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा स्टूडेंट। देखिए कल का जो लेक्चर्स था, पिछले लेक्चर्स में जो हमने किया वो डिफिनेशन हम बताए स्टूडेंट, और आपको डेरिवेटिव के डिफिनेशन से हमने प्रूफ करके या टेस्ट करने के लिए आपको बताया। अब उसी टेस्ट को ये थियोरेटिकली आप देख सकते हो कि भाई ये कंडीशन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये कंडीशन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपका कांस्टेंट है। हालांकि पढ़ाने वाले जो आज के मॉडर्न ट्रेंड आ गया है, उस मॉडर्न ट्रेंड में ये थ्योरम्स लुप्त होते चले जा रहे हैं, और ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है।
ये चिंताजनक बात है स्टूडेंट। मेरा चैनल बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि रियल मैथमेटिक्स का आप स्टडी करें और मैथमेटिक्स के प्रत्येक पॉइंट को छूने का, टच करने का कोशिश करें और ये फील करें कि ओरिजिनल मैथमेटिक्स यही है। इसलिए कल के डेट में जो हमने आपको टेस्ट लिया, वो टेस्ट आप ये समझ लो कि एक रेडीमेड टेस्ट था और आज जो है पूरी की पूरी आपकी थ्योरी सामने रख दिया उसने। अब इस बात को आप चाहो तो स्लोप से भी आप देख सकते हो, आप इसे स्लोप से भी समझ सकते हो। स्टूडेंट देखते हैं, स्लोप से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट क्या होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट क्या होगा, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट क्या होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट क्या होगा। तो वो तीसरा मेथड मेरा होगा। देखिए, मैं बहुत सारे तरीके से यहां पहुंच सकता हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव उसका जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ऐसी स्थिति में आपका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और कांस्टेंट होगा तो इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि जैसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कांस्टेंट दोनों मिला देंगे तो इंक्रीजिंग बन जाएगा, तब ऐसी स्थिति में इक्वल टू भी इसके सामने आ जाए, साथ में इंक्लूड हो जाएगा स्टूडेंट। और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ बीच में कहीं कांस्टेंट फंक्शन अगर आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको आप सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, तब ऐसी स्थिति में इसको डेरिवेटिव जो उसका होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 कहेंगे। कल के डेट में हम देखे थे, आज स्लोप के टर्म से उसको देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मोनोटोनिसिटी with the help of डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव का प्रयोग करके फिर से हम देखना चाहते हैं। अब एक एक चीज को हम देखते हैं। आपको कल हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन बताए थे। ये स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्टूडेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये बना लिए और दूसरे साइड हम स्टूडेंट बना लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेंगे, दोनों साथ साथ कर लेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेंगे। चलो, इंक्रीजिंग फंक्शन में स्टूडेंट ये हमने इंक्रीजिंग फंक्शन ले रखा है। अब देखिए, हम स्लोप के टर्म में इसे ले जाना चाहते हैं। आप क्या करो कि इस कर्व के ऊपर स्टूडेंट आप स्लोप खींचना शुरू करो। चलो, ये हमने स्लोप खींचा। आप सपोज करो कि इस पॉइंट पर आ गए, यहां से भी आप स्लोप खींचो, जहां भी हो वहां से ये स्ट्रेट आप स्लोप खींचो, θ1 θ2। अब ये देख रहे हो ना कि स्लोप यहां जो टेंजेंट जब खींचोगे, ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्टूडेंट है, ध्यान रखना है। हमने बताया था उसके डिफिनेशन में कि x1 और ये x2 है। जब x2 ग्रेटर देन x1 हो जाए तो fx2 जो है fx1 के ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो डिफिनेशन के हिसाब से स्टूडेंट ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसका हम
डेरिवेटिव से कैसे पता लगाएंगे, डेरिवेटिव में क्या सेंस बताएगा ये, इस बात को हम जो है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपका जो टेंजेंट है, आप इसके ऊपर जब टेंजेंट खींचोगे तो उसका जो इंक्लाइनेशन है ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा, ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। तो अब जब ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा स्टूडेंट, जहां भी आप जाओ, थीटा यहां भी लेके जाओगे तो यहां से भी कहीं खींचोगे ना तो इस प्रकार का एक टेंजेंट आएगा। चलो इसको और पीछे कर लो तो ये θ3 आएगा। तो जितने टेंजेंट आप खींचना चाहते हैं वो सभी टेंजेंट को आप इसके ऊपर खींचिए। जितना टेंजेंट आप खींचना चाहते हैं स्टूडेंट, वो सारे टेंजेंट जो होंगे उसका जो इंक्लाइनेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ में वो एक्यूट एंगल होगा। यहां आप देख रहे हो कि एक्यूट एंगल है θ1, θ2, θ3, इस प्रकार से जितने भी एंगल आएंगे एस वन सभी एक्यूट होगा स्टूडेंट, और एक्यूट एंगल्स। और जब ये एक्यूट एंगल होगा तो इसका मतलब है कि tan θ1 निकालो, tan θ2, tan θ3 एस वन सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, आर पॉजिटिव। अब ये tan θ1, tan θ2, tan θ3 ये सब स्टूडेंट जो है टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जहीं कहीं भी आप ड्रॉ करो, कहीं भी एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट कर लो ना, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब हम स्टूडेंट यहां से कह सकते हैं इस केस में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at any point on this curve is always positive। अब जब पॉजिटिव हो गया, स्लोप ही पॉजिटिव है इसमें, स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब एट एनी पॉइंट कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट, इसका मतलब कि उसका जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब उसको हम सफिशिएंट कंडीशन कह सकते हैं। मैंने हम यहां से लिख सकते हैं कि हेंस ए sufficient condition for fx to be a strictly increasing on a given domain D ले लो, given domain D is derivative is greater than 0 for all x belongs to D। पूरे x पर, डोमेन में जितने भी x के पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पर आपका स्टूडेंट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप इसके टेंजेंट का भी एनालिसिस करेंगे, मतलब टेंजेंट के स्लोप का भी अगर आप एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यह बताएगा कि मेरा जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर इसके सेकंड केस की बात करें तो क्या होगा, अब जहां ये फंक्शन कांस्टेंट है स्टूडेंट, जहां ये फंक्शन कांस्टेंट है, मैं इतना नहीं लिखूंगा, जहां ये फंक्शन कांस्टेंट है वहां तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और जहां आपका ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वहां आपके पास में उसका ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट। मतलब यहां इस पर डेरिवेटिव इक्वल टू भी 0 होगा और ग्रेटर देन भी 0 होगा स्टूडेंट, दोनों कंडीशन आपका होल्ड करेगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स यहां लेते हैं, इज नॉट, शॉर्ट में लिख देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू इट इज इंक्रीजिंग, is not a strictly increasing, it is through it is increasing, it is increasing
इस सिचुएशन में दो केस नोटिस हम लोग करते हैं। पहला केस हेयर ये तो पॉजिटिव होगा, यहां ये पॉजिटिव होगा, और जहां कांस्टेंट होगा स्टूडेंट वहां इसका जो मतलब डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, और एक्स जो है फिर इसके डोमेन से बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स। इसका अर्थ है कि या तो ये एफ है ना, तो या तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, मतलब निगेटिव कभी नहीं होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए तो इसको हम जो है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, माने फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो आप इसको लिख लो इस प्रकार से कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नेवर निगेटिव, कभी भी स्टूडेंट निगेटिव नहीं होगा। और जब कभी भी निगेटिव नहीं होगा लेकिन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। उसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा कि ये एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। चलिए इस लाइन को भी लिख देते हैं। हेंस ए sufficient condition for fx to be increasing on, अच्छा मिला मत दीजिए, on given domain D is f prime of x greater than equals to 0 for x belongs to D। मतलब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसका सफिशिएंट कंडीशन है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका सफिशिएंट कंडीशन होगा स्टूडेंट कि डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब जैसे स्लोप का एनालिसिस करके आप इंक्रीजिंग के लिए देखें, ठीक उसी प्रकार से आप डिक्रीजिंग के लिए भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं। अब इसके थर्ड नंबर में आते हैं। अब इसका जो थर्ड नंबर है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। और नंबर 4 की बात जो करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ डिक्रीजिंग की बात करेंगे स्टूडेंट, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी हम एक ग्राफ ले लें। ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, सॉरी ये x एक्सिस में लिखना था, ये x एक्सिस है, y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है इसमें, और इसमें भी आप एक ग्राफ ले लीजिए। मान लीजिए ये है, ये ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस ऑरिजिन y एक्सिस। चलिए ये है, आप एक ही का एनालिसिस पहले कीजिए, समझ में बात आ जाएगी। अब इस पर आप क्या कीजिए कि आप कहीं भी स्टूडेंट आप इस पर टेंजेंट कीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिए, देखिए ये टेंजेंट होगा, इसका इंक्लिनेशन ये है स्टूडेंट। और भी अगर आप चले जाएंगे, मान लो ये पॉइंट पर गए, तो ये एंगल बनेगा इस प्रकार से, और यहां जो टोटल एंगल बनेगा वो टोटल एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा स्टूडेंट, पी क्यू। हियर
अब दो ही एंगल हम दिखा रहे हैं, θ1 θ2 डॉट डॉट कर देते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल। और जब इसका टाइम निकालोगे, टाइम θ1 टाइम θ2 यहां से, तो सब का सब स्टूडेंट निगेटिव हो जाएगा। 90 से बड़ा होने के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में टाइम निगेटिव होता है, सब निगेटिव हो गया। मतलब आप इसका स्लोप अगर किसी पॉइंट पर खींचते हैं कर्व पर, तो ये फाइनली निगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आप यहां से लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व is always नेगेटिव। अब जब स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव उसका नेगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहां से लास्ट में फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, hence a sufficient condition for fx to be a strictly decreasing sufficient condition for the fx to be a strictly decreasing on a given domain D is f prime of x less than 0 for all x belongs to D। ये आ गया। मतलब जब भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 होगा। सिंपल सा आप कर सकते हो कि हमने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट खींचने के बाद इंक्लिनेशन देखा, इंक्लिनेशन उसका ऑब्ट्यूज एंगल है, टाइम के साथ में ऑब्ट्यूज लेंगे स्टूडेंट, निगेटिव हो जाएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप निगेटिव हो जाएगा। और टेंजेंट का जब स्लोप किसी भी पॉइंट पर निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव ऑलवेज जो है स्टूडेंट निगेटिव रहेगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट हो जाएगा। और जहां आप डिक्रीजिंग फंक्शन में चलो, इसको भी शॉर्ट में ले लो। यहां से तो आप खींचोगे तो डिक्रीज करेगा स्टूडेंट, यहां कांस्टेंट है तो यहां तो डेरिवेटिव 0 होगा। ये जो कांस्टेंट पार्ट हम लेते हैं, इस कांस्टेंट पार्ट पर जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा स्टूडेंट। लेकिन जैसे ही आप कांस्टेंट पार्ट को छोड़कर आप इधर जाएंगे, तो फिर आपका ये फिर स्लोप इसका मतलब कि इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होने लगेगा, स्लोप इसका निगेटिव होगा। मतलब निगेटिव और इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन आपका मर्ज कर जाएगा, तब इस फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। y इक्वल टू fx is not a strictly decreasing through it is decreasing। है ना, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन ऑलवेज आपका स्टूडेंट ये डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हेयर एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। ये इस प्रकार से आप लिखोगे, मतलब आपका जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है स्टूडेंट, ये लिख सकते हो इज नेवर पॉजिटिव। कभी भी स्टूडेंट ये पॉजिटिव नहीं होगा। और जब नेवर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। आप इसमें भी सफिशिएंट कंडीशन करके मेंशन कर सकते हो कि इफ hence a
hence a sufficient condition for fx to be decreasing hence a sufficient condition of fx or fx to be decreasing on a given domain और डोमेन कुछ मान लो d मान लो is f prime of x less than equals to 0 for all x belongs to d। ये कंडीशन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका कंडीशन आ गया। तो अगर हम थ्योरी की बात करेंगे और थियोरेटिकल एनालिसिस की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सिर्फ एक ही मेथड नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने डिफरेंशिएशन का आपको डिफिनेशन का प्रयोग करके या इनिशियल आपका लो फॉर्मूला का यूज करके भी इस कंडीशन को स्टेबल किया। जो थ्योरम्स है लैग्रेंज थ्योरम से भी स्टूडेंट इसको हम स्टेबल किए, और साथ में स्लोप का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास में है तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी आप उसे स्टडी करेंगे। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, एग्जामिनेशन हम लोगों को मई में है, पूरी एनालिसिस करने का प्रयास करें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां सबसे पहले ये जानते हैं थ्योरी में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग स्टूडेंट इसके क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ, एक एक करके पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो इसी में हम एक ही बोर्ड पर कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं स्टूडेंट, और एक ही बोर्ड में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कर लेते हैं। जिस थ्योरम्स को पढ़ा रहे हैं यही हमारे पास ओरिजिनल मैथमेटिक्स है, यही ओरिजिनल मैथमेटिक्स है। अब इसमें तीन टाइप की बात करेंगे हम। फर्स्ट में स्टूडेंट इसमें कॉनकेव अप की बात करेंगे। दूसरा स्टूडेंट इसमें कॉनकेव डाउन की बात करेंगे, और तीसरा इसमें स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, और सेम कंडीशन यहां नीचे भी लिखते हैं। हम एक बार इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि आपको कंडीशन जो है वो याद हो जाए। कॉनकेव अप, दूसरा कॉनकेव डाउन, और इसका भी थर्ड स्ट्रेट लाइन। ये तीन कंडीशन इसमें तीन तीन टाइप के होंगे इसमें। अब देखिए कॉनकेव अप की बात करते हैं, और इंक्रीजिंग फंक्शन में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में है स्टूडेंट। तो कॉनकेव अप क्या है, ये देखिए, ये कॉनकेव अप है आपका स्टूडेंट। इस फिगर को कॉनकेव अप कहेंगे। हां, आपको याद क्या रहना है कि चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 का फाइंड कर चुके हो, और साथ में यह भी याद रखना है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी स्टूडेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यह भी आपको याद रखना है। अब आइए कॉनकेव डाउन में, और यह भी इंक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट, इस प्रकार का फंक्शन होगा। ये फंक्शन कॉनकेव डाउन हो गया, y इक्वल टू fx। अब इसके कंडीशन क्या होंगे, तो इसके भी
आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका लेस देन 0। अब आ जाइए आप थर्ड ऑर्डर में, ये भी आप थर्ड टाइप्स में वाई यक्स, चलिए ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये लीजिएगा y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तीन टाइप का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इसमें, बाद में इसको और भी हम क्लासिफाइड करेंगे। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इतना ही याद रखना है कि कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन और स्ट्रेट लाइन तीन टाइप का जब हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो हम विस्तृत इसका स्टडी करेंगे स्टूडेंट। अभी आप तत्काल इतना याद रखोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का टेस्ट कैसे करोगे, तो कॉन्केव अप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का टेस्ट बता दिए। कॉन्केव अप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। कॉन्केव डाउन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0, और स्ट्रेट लाइन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 और सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। ये सभी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए था। ठीक उसी प्रकार से यहां स्टूडेंट आप डिक्रीजिंग फंक्शन की भी बात करोगे, या आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करोगे। सबसे पहला हमने लिखा कॉन्केव अप, ये देखिए फंक्शन है, ये डिक्रीज किया, कॉन्केव अप हो गया स्टूडेंट, ये फंक्शन कॉन्केव अप हो गया। अब चूंकि डिक्रीजिंग है तो इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होगा, और कॉन्केव अप है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 होगा। याद रखिएगा कंडीशन, फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। ये एक्स वाई, अब ये कॉन्केव डाउन की बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार का फिगर होगा स्टूडेंट, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ हुआ। इसमें क्या होगा कि चूंकि डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होगा, और कॉन्केव डाउन है तो इसलिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपका लेस देन 0 होगा। अब स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग में आइएगा, इस प्रकार से आप लीजिए स्ट्रेट लाइन को, y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां आपका फर्स्ट ऑर्डर लेस देन 0 और इसका जो सेकेंड ऑर्डर होगा उसमें वो आपका इक्वल टू 0 होगा। ये तीन टाइप का आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और तीन टाइप का आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, स्ट्रेट लाइन, कंडीशन सबका याद रखना है। कॉन्केव अप में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, कॉन्केव डाउन में सेकंड ऑर्डर लेस देन 0 और स्ट्रेट लाइन में इक्वल टू, दोनों कंडीशन सेम है। स्ट्रेट लाइन तो दोनों का इक्वल टू 0, कॉन्केव डाउन में जाओगे तो दोनों में लेस देन 0। चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कारण से केस चेंज होता है, और यहां जो आप कॉन्केव अप में आओगे तो ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट। तो ये तीन टाइप का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और तीन टाइप का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमें कुछ प्रॉपर्टीज को जानना है स्टूडेंट, तो जानते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, हम लिखकर आपको समझा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपका वीडियोज का लेंथ आज लंबा हो रहा है स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं पहले स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं और इस लेक्चर को उसके बाद समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट डे हम प्रॉब्लम के साथ आएंगे स्टूडेंट। पहला जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी स्टूडेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बहुत आसान है कि फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेते हो तो इनवर्स भी आपका उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, याद रखना होगा उसमें। और एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी जो होगा स्टूडेंट वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम अगले क्वेश्चंस करके आपका एग्जांपल लेकर हम उसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे प्रॉब्लम के साथ में कि एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा स्टूडेंट। साथ में ये कहता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स हैव द सेम मोनोटोनिसिटी, ये याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे, ये देखो, ये दो बातें हैं कि एफ एक्स और जी एक्स के बारे में कहा गया। मान लो कि एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है
और GX भी इंक्रीजिंग है स्टूडेंट, ऐसे। तो यहां जो कंपोजिशन जो तैयार करते हो, फॉग हो या गॉफ है, जो भी हो, वो भी आपका इंक्रीजिंग होगा स्टूडेंट, ये कह रहा है। और एफएक्स अगर डिक्रीजिंग है और ये भी डिक्रीजिंग है, दोनों सेम हो स्टूडेंट, तो ये भी आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। आप ऐसे याद रखो। और अगर दोनों अपोजिट हो जाए स्टूडेंट, मतलब मान लो कि ये डिक्रीजिंग है और ये तुम्हारे पास इंक्रीजिंग है, तब ऐसी स्थिति में ये फिर अपोजिट मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा स्टूडेंट। ये मतलब अगर सेम इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ऐसी स्थिति में इंक्रीजिंग होगा कंपोजिशन। और अगर यफ डिक्रीजिंग है और जी इंक्रीजिंग है, अपोजिट हो जाए, मतलब यहां ऐसा भी कर सकते हो कि यफ इंक्रीजिंग हो जाए और जी आपका डिक्रीजिंग हो जाए, तब ऐसी स्थिति में कंपोजिशन डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही बात हमने लिखा है कि यफ और जी जो है सेम मोनोटोनिसिटी का है, तो देन इसका जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन आपका इंक्रीजिंग होगा स्टूडेंट। और अगर दोनों अपोजिट होगा मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब एफ आपका अलग मोनोटोनिक फंक्शन है, जी आपका अलग मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसका कंपोजिशन जो होगा स्टूडेंट वो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि इनवर्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का इनवर्स आप निकालते हो, तब वो भी स्टूडेंट आपका कंटिन्यूअस होगा। ये भी आपका जो है ये थ्योरम बताता है। साथ में ये भी याद रखना है कि इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्टूडेंट, एक्सेप्ट फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट को छोड़कर, वेयर आपके पास में एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उस पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट पर फंक्शन जो है स्टूडेंट आपके पास में ग्रेटर देन 0 है, तो एफ इज स्टिल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a to p। मतलब कुछ पॉइंट को छोड़कर बाकी फंक्शन जो है आपका स्ट्रिक्टली, मतलब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है उसको छोड़ दिया जाए, तो छोड़कर बाकी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तब ऐसी स्थिति में आप ओपन इंटरवल में उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे स्टूडेंट। और अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, माने उसका आप डेरिवेटिव निकालते हो और डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है इस इंटरवल में, लेकिन कुछ उसमें ऐसे पॉइंट होते हैं जहां की आपका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, तब ऐसी स्थिति में आप ओपन इंटरवल में फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे स्टूडेंट। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, आप इसे याद रखेंगे और इसका जब हम यूज करेंगे आईटीज के क्वेश्चन पर, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट, आप लिख कर उसे आप याद रखेंगे। तो इसके साथ हम इस लेक्चर्स को स्टूडेंट अब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके प्रॉब्लम के साथ आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें काफी लंबा लेक्चर्स हो जाता है हमारा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने लिख लिया। तो अगले लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम का लेक्चर्स लेकर आएंगे स्टूडेंट। तब तक आप ध्यान से पढ़ें और चैनल्स को हम रिक्वेस्ट आपसे किए थे कि इस चैनल को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करें, हमारी मदद करें स्टूडेंट। धन्यवाद।